नमस्कार, न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं आयुषी नेगी। बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच देश को फिर से पटरी पर लाने के लिए केंद्र सरकार ने 68 दिनों की बंदी के बाद चरणबद्ध तरीके से बंदिशें हटाने का ऐलान कर दिया है। 30 जून तक चलने वाले लॉकडाउन 5.0 के दौरान पाबंदियां सिर्फ कंटेनमेंट जोन में रहेगी। इसके अलावा बाकी जगहों पर सभी गतिविधियां चरणबद्ध तरीके से शुरू होगी। 1 जून से पूरे देश में कहीं भी लोग आ जा सकेंगे। इसके लिए किसी पास की या फिर मंजूरी की अब से जरूरत नहीं होगी। तो वहीं देश भर में रात का कर्फ्यू अब रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा। इस दौरान सिर्फ आवश्यक गतिविधियों की मंजूरी होगी। अनलॉक 1 के पहले चरण में केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के मुताबिक 8 जून से सभी धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट्स और शॉपिंग मॉल खुल सकेंगे। वहीं दूसरे चरण में स्कूल, कॉलेज समेत सभी शिक्षण संस्थानों को खोलने की तैयारी है। हालांकि इसकी तारीख राज्यों से पहले चरण के फीडबैक के आधार पर जुलाई में तय होगी। इसके बाद तीसरे चरण में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें, मेट्रो रेल, स्विमिंग पूल, जिम, सामाजिक सांस्कृतिक, खेल, राजनीतिक गतिविधियां शुरू करने पर फैसला हो सकता है। तो वहीं कंटेनमेंट जोन में पाबंदियां पहले की तरह ही 30 जून तक लागू रहेगी। कंटेनमेंट जोन का निर्धारण संक्रमण स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन करेगा। इस जोन में सिर्फ चिकित्सा और आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं को ही मंजूरी होगी। राज्य और केंद्र शासित क्षेत्र कंटेनमेंट जोन के बाहर बफर जोन तय कर हालात के मुताबिक कुछ पाबंदियां लगा सकते हैं। इसके अलावा अन्य क्षेत्रों में भी जरूरत के हिसाब से पाबंदियां लगाई जा सकेंगी। सोमवार से एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने या फिर राज्य के भीतर कहीं भी लोगों और वस्तुओं की आवाजाही पर कोई पाबंदी नहीं होगी। इसके लिए अलग से कोई मंजूरी या फिर ई पास भी अब से जरूरी नहीं होगा। तो वहीं इसी विषय पर ज्यादा बातचीत के लिए उत्तर प्रदेश से स्टेट हेड डॉक्टर चंद्रसेन वर्मा हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। डॉक्टर चंद्रसेन, गृह मंत्रालय की तरफ से नई गाइडलाइन यहां पर जारी की गई है। लॉकडाउन 5.0 को अनलॉक 1 भी इसे नाम दिया जा रहा है। किस तरीके से आप इसे देखते हैं? ऐसे देश ने अब लॉकडाउन से अनलॉक की ओर कदम बढ़ा दिया है जी। गृह मंत्रालय ने अनलॉक 1 के नाम से 30 जून तक के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इसमें लॉकडाउन को सिर्फ कोरोना के कंटेनमेंट जोन तक सीमित करने की बात कही गई है और मंत्रालय ने कंटेनमेंट जोन के अलावा पूरे देश के प्रतिबंधों को 3 चरणों में हटाने का खाका पेश किया है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि पहले चरण में जो 1 जून से सभी बाजारों को खोलने के बाद 8 जून से मंदिर और जो धर्म स्थल है उनको खोला जाएगा। होटल, रेस्टोरेंट और शॉपिंग मॉल भी खोलने जाने की अनुमति मिलेगी। यह पहले चरण की बात है। इसके बाद दूसरे चरण में राज्यों से विमर्श किया जाएगा। सभी राज्यों से बातचीत करी जाएगी। कॉलेज, कोचिंग सेंटर और शैक्षणिक जो संस्थाएं हैं उनको कब खोला जाए। हालांकि जुलाई में निर्णय लिया जाना है। बच्चों के परिवारों और अन्य लोगों की भी राय ली जाएगी। स्कूल कॉलेज के जो मैनेजमेंट उनसे बात करेंगे, फिर बच्चों को परिवारों से बात करेंगे, क्योंकि डिसीजन बच्चों के परिवार वाले ही लेंगे, क्योंकि बच्चे हमेशा बहुत ही संक्रमित होने के चांसेस ज्यादा बनते हैं। तीसरा जो चरण है वो परिस्थितियों को देखते हुए सरकार तय करेगी कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें, मेट्रो, सिनेमा हॉल, जिम ये खोले जाएं कि न खोले जाए, और वो खोले जाएंगे तो उनके लिए किन किन सावधानियों की जरूरत पड़ेगी। हाँ, सामाजिक और राजनीतिक धार्मिक जो आयोजन होंगे उन पर भी फैसला लिया जाएगा। ये इसकी भी कोई डेट ऐसे भी नहीं आई है, लेकिन ये तीसरे चरण में बात होगी। अब बात ये हो जाए कि किन चीजों में छूट नहीं मिलनी है। शादी में 50 और अंतिम संस्कार में 20 लोगों को शामिल होने की इजाजत है। इसमें किसी भी तरीके का बदलाव नहीं किया गया है। दूसरी बात कही गई है इसमें कि देश में 30 जून तक रात को 9 से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। कंटेनमेंट जोन में कड़ाई से पालन होगा, उसमें किसी तरीके की छूट नहीं मिलेगी। और जो सबसे बड़ी बात यह है कि पान, बीड़ी, गुटखा, तंबाकू, सिगरेट के उपयोग पर पूरे देश में प्रतिबंध जारी रहेगा। जी बिल्कुल। जिस तरीके से अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जब लॉकडाउन 5.0 के बारे में पूछा गया था तो उनका साफ कहना था कि जब केंद्र की तरफ से नई गाइडलाइंस यहां पर जारी होंगी उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार कुछ फैसला लेगी। तो क्या कुछ फिलहाल, क्योंकि गाइडलाइन यहां पर जारी की जा चुकी है केंद्र सरकार की तरफ से, क्या कुछ फिलहाल संकेत अब मिल रहे हैं उत्तर प्रदेश में? अब कैसा ये लॉकडाउन होने वाला है, नए सिरे से किस तरीके से अब स्टार्ट होने वाला है? क्या कुछ चीजों पर यहाँ पर अब रियायतें मिल सकेंगी? और ऐसे जैसे ही गृह मंत्रालय की कल गाइडलाइन जारी हुई थी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने अधिकारियों को बुला लिया था। उनसे विचार विमर्श किया गया है
लेकिन ऑफिशियली जो जानकारी है वो आज शाम तक आएगी, क्योंकि मुख्यमंत्री ये तय करेंगे, उसके फाइनल निर्णय मुख्यमंत्री का होगा कि किन चीजों में छूट मिलनी है, किन किन चीजों का हमें पालन करना है। लेकिन अमूमन ये माना जाता है कि जो केंद्र सरकार की जो गाइडलाइंस आती है, उत्तर प्रदेश सरकार उसी गाइडलाइंस पर ही चलती है। थोड़े बहुत चीजों में बदलाव हो सकता है, जैसे कि स्कूल खोलने को लेकर के पहले से बात कर दी गई थी कि 7 जुलाई से पहले संभावना नहीं है, और उसमें भी पूरे मैनेजमेंट से और स्कूल के बच्चों से बात करी जाएगी। और जहां पर सामुदायिक मतलब जो लोग इकट्ठा होते हैं एक साथ, क्योंकि सामुदायिक संक्रमण बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। आप अगर कोरोना के आंकड़ों को देखिए तो ऐसी मतलब चौंकाने वाले हैं। पिछले अगर कुछ समय की बात हम 24 घंटे की बात करें तो उसमें जो आंकड़े दिखाते हैं वो बहुत चौंकाने वाले हैं। वो इतनी तेजी से ये संक्रमण बढ़ रहा है कि ये लॉकडाउन की छूट जरूर सरकार की ओर से दी गई है, लेकिन हमें सब चीजों का बहुत कड़ाई से पालन करना होगा, क्योंकि जिस तरीके से संख्या बढ़ रही है। कल 24 घंटे की बात करें अगर सुने तो आप देखिए कि कितने तेजी से वो आंकड़े बढ़े हैं। हाँ। और आज जो 1,82,000 की संख्या संक्रमित की हो गई है। हालांकि अच्छी खबर ये है कि जो ठीक हो रहे हैं लोग हैं, जो संक्रमण से ठीक हो रहे हैं, उनका परसेंटेज बहुत बड़ा है। ये भारत के लिए बहुत राहत की खबर है। जी बिल्कुल, यहाँ पर रेजिडेंट एडिटर गौरव गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव जी, अगर बात करूं अनलॉक 1.0 अभी से नया नाम दिया गया है, लॉकडाउन 5 भी इसे बोला जा रहा है, लेकिन अगर जिस तरीके से कहीं ना कहीं जो ये फैसला है, आखिरी फैसला अब राज्य सरकारों के ऊपर यहाँ पर छोड़ दिया गया है। उत्तराखंड की मैं बात करूं तो उत्तराखंड में बिल्कुल अलग ही स्थिति यहाँ पर देखने को मिली है। लॉकडाउन खत्म होने को है और इस वक्त उत्तराखंड में ज्यादा संख्या में कोरोना संक्रमितों की लगातार इजाफा होता जा रहा है। तो क्या कुछ लगता है अब क्या उत्तराखंड में सरकार पाबंदियां यहां पर लगा सकती है या फिर और राज्यों की तरह यहां पर लोगों को रियायत दी जाएगी? आयुषी, देखिए जिस तरह से आपने उत्तराखंड का सवाल किया है, उत्तराखंड की अगर मैं बात करूं तो करीब लॉकडाउन 1, 2, 3 में बहुत राहत देखी गई और मरीजों की संख्या ना के बराबर थी, या कहे तो 100 का आंकड़ा भी उत्तराखंड ने लॉकडाउन 3 कंप्लीट होने के बाद भी पार नहीं किया। मगर जिस तरह से प्रवासी, उत्तराखंड प्रवासी जो देश और विदेश में थे और वो लौट कर आए और आने के साथ संक्रमण को भी बहाकर लाए। अगर कहा जाए कोरोना का जो संक्रमण पहाड़ पर चढ़ा है वो इन प्रवासियों के माध्यम से चढ़ा है। मौजूदा समय में आप जानते हैं कि 700 की संख्या पार हो गई है और जिस तरह का आकलन लगाया गया है, चाहे देश के लिए या राज्यों के लिए, जून और जुलाई की स्थिति बेहद खतरनाक होने वाली है। जी। सबसे बड़ी एक समस्या जो है, मैं ये पढ़ रहा था कि तमाम तरीके की आलोचनाएं हो रही हैं। तमाम बड़े कांग्रेसी नेता, विपक्ष के लोग केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर हमला कर रहे हैं आयुषी, और ये लेकर कि जब प्रदेश में सैकड़ों मामले थे, शुरुआती हजारों मामले थे, तब आपने बड़ी सख्त निर्णयों के साथ बंदिशें लगाई थी। मगर मौजूदा स्थिति में बात की जाए A, B, C और जो अनलॉक 1 8 जून से शुरू होने वाला है, उसमें वो पूरी तरह से रियायतों की फहरिस्त जोड़ दी जा रही है। मौजूदा समय में सरकार के सामने एक बड़ा सर्वे ये भी है, जो हमें तमाम विशेषज्ञों ने अपने तरीके से, हमारे सोर्सेज ने बताया है आयुषी, कि सरकार अब ये आइडेंटिफाई करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि जो अधिकांश मामले कोरोना पॉजिटिव के आ रहे हैं वो ऐसे लोगों में आ रहे हैं जिनमें खांसी, बुखार, जुकाम का कोई लक्षण नहीं है। यानी जिन तरीके से मोटी मोटी पहचान कोरोना की जाती थी, और यही कारण है कि एक एडवाइजरी ये जारी हुई है देश भर के मेडिकल के लिए, मेडिकल जो स्टोर्स होते हैं उनके लिए, कि आप कोई भी खांसी बुखार की जो दवाई जो है वो सीधे नहीं देंगे, बल्कि उसको आप नोट डाउन करेंगे और उसका डाटा स्वास्थ्य को या प्रशासन को भी कराएंगे। ये भी एक बड़ा प्रयास है आयुषी की जो कोरोना के लोग जो सामान्य अवस्था में घरों में हैं उनकी एक पहचान की जाए। अब मैं आता हूँ मेन टॉपिक पर। मेन टॉपिक ये है कि जिस तरह से मामले अब लगातार बढ़ेंगे और जिस तरह की छूट दी जा रही है, इसके बीच में अब जनता को जो पिछले 70-72 दिन के आसपास का जो समय दिया गया उसमें उसको हैबिचुअल किया गया है। देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क की एक बड़ा बचाव इस कोरोना वायरस से है, और यही कारण है कि तमाम जगह, अगर वुहान की बात करें आयुषी, तो आपने देखा होगा कि वुहान जहां से कोरोना की उत्पत्ति हुई या कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैला, वहां भी 72 दिन के बाद तमाम तरीके की छूट या कहा जाए लॉकडाउन खोल दिया गया। अगर 8 जून की डेट को जोड़ेंगे आप, तो 8 जून जो है लॉकडाउन का 75वां दिन होगा।
यानी पूरी तरह से अगर तमाम देशों की स्थितियों को देखते हुए भारत में ऐसे डिसीजन लिए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप लंबे समय तक लोगों को घर में कैद नहीं कर सकते, और यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि अब आपको कोरोना के साथ जीना पड़ेगा। आपको अगर मंदिरों में जाना है तो आपको सोशल डिस्टेंसिंग देखनी पड़ेगी, आपको अगर मॉल में जाना है तो आपको मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करना होगा, और इसको अब अपने जीवन का हिस्सा बनाना होगा। जी डॉक्टर चंद्रसेन, एक सवाल आपसे, क्योंकि अगर लगातार हम शुरू से बात कर रहे हैं कि सिर्फ लॉकडाउन ही कोरोना का उपाय नहीं है, लेकिन जिस तरीके से लॉकडाउन यहाँ पर देश में जारी किया गया था तो कुछ हद तक कंट्रोल यहाँ पर कोरोना के मामलों में देखने को मिला था। लॉकडाउन 1 की अगर मैं बात करूँ तो उसमें यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में लोग संक्रमित नहीं मिले थे, 2 में भी संक्रमित नहीं मिले थे, क्योंकि इन दौरान कहीं ना कहीं वो पाबंदियां जारी थी। जिस तरीके से लॉकडाउन 3 हमने देखा, रियायत यहाँ पे दी गई, उसके बाद मामले बढ़े, उसके बाद लॉकडाउन 4 हमने देखा, रियायतें यहाँ पर देखी गई और मामले बढ़ते गए। लेकिन जिस तरीके से लॉकडाउन 3 के बाद रियायतों का ये जो दौर है, इसमें कहीं ना कहीं संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है, और वही हाल अब लॉकडाउन 5 में भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पर रियायतें ज्यादा दी गई है लेकिन पाबंदियां बिल्कुल कम कर दी गई है। तो क्या कुछ लगता है ये जानने के बाद भी, क्योंकि तमाम विशेषज्ञ इससे पहले कह चुके हैं कि जून और जुलाई में कोरोना अपने पीक पर पहुंच सकता है, तो क्या इतनी रियायतें देना अभी फिलहाल सही है? बिल्कुल आयुषी, जैसा आप कह रहे हैं कि जून और जुलाई एक वो समय होगा जब कोरोना का वायरस अपने पीक समय पे होगा और सबसे ज्यादा लोगों को संक्रमित करेगा। लेकिन अब प्रश्न यहाँ पर ये उठता है कि हम लगभग 70 दिनों के लॉकडाउन में हैं, सारी गतिविधियां बंद हैं, लोग घरों के अंदर हैं, कुछ छूट मिली, कुछ लोग बाहर निकले। लेकिन कोरोना के वायरस के साथ में ये भी देखना है कि आदमी की रोजी रोटी का प्रश्न है, किस तरीके से अपना वो बिजनेस करेगा, किस तरीके से वो अपने ऑफिस में शुरू करेगा, ताकि वो जो जरूरी है पैसा घर आने के लिए उस पैसे की शुरुआत करे। और ये देखिए, ये कोरोना ऐसा नहीं है कि ये 3, 4, 5 महीने में खत्म हो जाएगा। WHO से लेकर सारी संस्थाएं ये कहती हैं कि ये हो सकता है पूरे जीवन भर हमारे साथ में रहे। तो हम ये नहीं कह सकते कि अगर लॉकडाउन में हम कुछ दिनों की और बढ़ा दें, 1 महीने बढ़ा दें, 15 दिन में खत्म हो जाएगा, तो निश्चित तौर से और कड़ाई से लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता था। लेकिन अब हमको इस वायरस के साथ जीने की आदत डालनी पड़ेगी, और हम लॉकडाउन या अनलॉक की ओर ना देखें कि सरकारें क्या कर रही हैं। सरकार तो पूरी व्यवस्था को पटरी पर चलाने की बात करती है, लेकिन अब सबसे बड़ा ख्याल हमें खुद को रखना है कि किस तरीके से इस कोरोना वायरस के साथ हम अपनी जिंदगी जी सकते हैं, अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं, अपने आसपास लोगों को सुरक्षित रख सकते हैं। तो बिल्कुल भी नहीं ये छूट मिली। इसका मतलब ये नहीं कि आप घर से बाहर निकल जाइए, सड़कों पे फैल जाइए, मॉल जाना शुरू कर दीजिए, सिनेमा हॉल जाइए। आप देखिए, सरकार ने एयरलाइंस खोली, लेकिन कितने लोग जा रहे हैं आयुषी? ट्रेन खोली, कितने लोग जा रहे हैं? दुकानें खोल गई, कितने लोग जा रहे हैं? क्योंकि आदमी अब सतर्क हो गया। जो पिछले 70 दिनों में, 72 दिनों में जो हमें ट्रेनिंग मिली है कि कोरोना से कैसे हम लोग बचेंगे, किस तरीके से जीवन यापन करना, वो ट्रेनिंग अब काम आएगी हम लोगों में। कि हमें ये नहीं सोचना है कि हम 5वें लॉकडाउन में या अनलॉक हो गए। हमें तो उसी तरीके से देखना पड़ेगा, और हर सामने वाले व्यक्ति को ये सोचना पड़ेगा कि ये सामने वाला व्यक्ति कोरोना का संक्रमण, हर आदमी से बचना होगा। और इस बात को बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि संख्या जिस तरीके से बढ़ रही है, 1,82,000 से ऊपर की ओर जा रही है, और संक्रमित 8,000 से ऊपर लोग अगर एक दिन में निकल रहे हैं, तो स्थिति कितनी भयावह होगी, ये बात हमको अपने दिमाग में बैठानी पड़ेगी कि ठीक है, जीवन यापन सही करना है, अपनी गाड़ी जो है वो पटरी पे लानी है। लेकिन ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कोरोना एक ऐसा वायरस है जो शायद पूरी जिंदगी चले। तो हालांकि वैक्सीन और तमाम तरह की चीजें ऐसी उनकी खोज चल रही है, लेकिन जिस तरह की तमाम बीमारियां पहले भी हैं, जैसे आज बात करें तो एड्स का अभी तक कोई भी वैक्सीन या वो नहीं बना कि वो बिल्कुल जड़ से खत्म कर सके। तो ये एक ऐसा वायरस है जिसपे लोगों की प्रतिक्रियाएं हैं देश और विदेशों से कि हम सर्च तो कर रहे हैं, लेकिन हम आपको श्योर नहीं कर सकते कि इसके लिए कोई वैक्सीन या इसकी कोई ऐसी दवा लेके आएंगे कि जड़ से खत्म हो जाएगा। इसलिए लॉकडाउन और हम अनलॉक की ओर बात न करें, हम कोरोना वायरस के साथ जीवन जीने की कोशिश करें। और जो हमने ट्रेनिंग पाई है लॉकडाउन में, हमें कैसे रहना है, सादगी से रहना है, 2 गज की दूरी रहनी, मास्क पहनना है, सैनिटाइजर का प्रयोग करना है, सोशल गैदरिंग में नहीं जाना है, इन नियमों के साथ
हमें जीने की आदत डालनी पड़ेगी आयुषी। जी बिल्कुल, यहाँ पर शेखर आनंद त्रिवेदी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विशेष संवाददाता है। शेखर, जिस तरीके से अनलॉक 1 इसे नाम दिया जा रहा है, अब सिर्फ यहाँ पर जो देखी जा रही है रियायतें यहाँ पर बहुत सारी दी गई हैं। अब एक राज्य से दूसरे राज्य जाने में आपको किसी की मंजूरी यहाँ पर नहीं लेनी पड़ेगी, ई पास की आपको यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ेगी और तमाम रियायतें यहाँ पर दी गई हैं। तो किस तरीके से आप देखते हैं, क्योंकि इन दिनों में हमने देखा था कि जिस तरीके से लगातार इन मामलों में बढ़ोतरी हो रही है, कहीं ना कहीं लॉकडाउन 4 के बाद तो काफी संख्या में हर राज्य में इजाफा हो रहा है। क्या कुछ लगता है आपको, क्या इस वक्त इतनी रियायत देना सरकार की तरफ से वो सही है? देखिए, सरकार की तरफ से रियायत जब सख्ती होती है तो भी दिक्कत होती है और जब रियायत दी जाती है तब भी दिक्कत होती है। सरकार कुछ भी करेगी तो एक हेमा ऐसा जरूर है जो अपनी तरह से उसको एनालिसिस करेगा और उसका विरोध करेगा, मतलब वो विरोध के लिए ही एनालिसिस करेगा। अब सवाल ये है कि इस पूरे देश की इकोनॉमी को, इस पूरे देश की अर्थव्यवस्था को, कामकाज को, अनाज पानी जो पैदा होता है, खेती बाड़ी, उसको सब कुछ बंद कर दिया जाए तो फिर जीवन कैसे चलेगा? तो जाहिर सी बात है कि पिछले 60-70 दिन में हमने, आपने, हमारे जैसे बहुत सारे ऐसे लोगों ने जो अलग अलग पेशे से जुड़े हुए हैं, बड़े बड़े बुद्धिजीवी हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, वैज्ञानिक हैं, उन सब ने समझा है कि इस कुदरत के आगे उनकी औकात क्या है। औकात शब्द मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इंसान ने समझा कि एक अप्राकृतिक ही सही, लेकिन अगर इस तरीके की स्थितियां बनती हैं, लोगों ने सुनामी देखी थी, लोगों ने बवंडर देखे थे, लोगों ने तूफान देखे थे, अब इस वायरस का भी कहर देखा है और ये जो 21वीं सदी है इसने देखा है। तो जाहिर सी बात है, जैसा चंद्रसेन जी कह भी रहे थे, कि हमें इस चीज के साथ आगे बढ़ने की तबीयत बनानी पड़ेगी। तो पिछले 60-70 दिन में खैर सब लोगों ने कुछ ना कुछ सीखा है और सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का इस्तेमाल, अपनी सुरक्षा, अगले की सुरक्षा वगैरह वगैरह, इन सब चीजों के साथ अब जब हम एक बार फिर बढ़ेंगे आगे तो उसमें हमें ये देखना होगा कि उस कोरोना का असर कितना रह जाता है। क्या वो उसी तरीके से प्रभावित करता है जैसा उसने यूरोप में या अमेरिका में किया है, जी, या फिर उसकी स्थिति ऐसी होती है जिसमें वो कुछ कट डाउन होता है, कुछ उसके इलाज निकल आते हैं, कुछ उसकी वैक्सीन वगैरह आ जाती है। इस तरीके से बहुत सारी चीजें जब धीरे धीरे हम लोग देखेंगे, समझेंगे, तो जाहिर सी बात है कि एक हर चीज की एक मियाद होती है। हमारे आपका भी जीवन है, उसकी भी एक मियाद है, कोरोना की भी एक मियाद है। आज नहीं तो कल उसकी वैक्सीन ढूंढी जाएगी, वो अपने समय से खत्म होगा और उसके बाद नए सिरे से सारी चीजें आगे बढ़ेंगी। तो ये अनलॉक 1 जो है, उसी कड़ी में सरकार ने ये नाम दिया है कि अनलॉक 1, यानी अब जिस तरीके से चीजें आगे बढ़नी है उसको लेकर के सरकार ने अपनी तैयारी कर ली है। आम लोगों को ये समझ बूझ आ गई है कि वो किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, किस तरीके से अपने कारोबार को आगे बढ़ाएंगे, क्या क्या चीजें उन्हें दिमाग में रखनी है। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अब आने वाले कल में, यानी 1 जून से 8 जून के बीच में एक दरमियानी वक्त ऐसा होगा जब लोगों को थोड़ा सा ये समझने बूझने का मौका मिलेगा कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए, और 8 तारीख से स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीजें अनलॉक होने लगेंगी। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जैसा समझा जाए तो एक तरीके से जनता के ऊपर अब ये फैसला छोड़ दिया गया है कि किस तरीके से वो आने वाले समय में अपनी सावधानी रखते हैं। गौरव जी, एक सवाल आपसे, क्योंकि जिस तरीके से अगर मैं देश के तमाम दूसरे राज्यों की बात करूं जो कि सबसे ज्यादा जहां से संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ रहा है, महाराष्ट्र की बात करूं या फिर दिल्ली की बात करूं, तो ये 2 राज्य ऐसे हैं जहां लगातार संक्रमित बढ़ते जा रहे हैं और लगातार इनमें इजाफा होता जा रहा है। तो किस तरीके से अब जो ये राज्य हैं ये इन सब चीजों से डील करने वाले हैं, क्योंकि रियायत यहाँ पर दी गई है, लॉकडाउन को खोलने की यहाँ पर बातचीत करी, तो किस प्रकार से अब ऐसे राज्य इन सब चीजों से डील करेंगे? देखिए आयुषी, आपको और सभी को ये ज्ञात है कि रेड जोन को हम लोगों ने किस तरीके से महसूस किया है और उसमें कैसे राज्य सरकारों के पास, और अगर पर्टिकुलर जिलों की बात करें तो जिलाधिकारी के पास क्या क्या अधिकार हैं। मौजूदा समय में भी जिस तरीके का अनलॉक 1 होगा उसमें खासकर जैसे दिल्ली हो गया या महाराष्ट्र हो गया जो कि हॉटस्पॉट हैं और दूसरे तरीके से जो खतरे के नजदीक है, उनमें अभी भी छूट की कोई गुंजाइश 30 जून तक नहीं है। 30 जून के बाद किस तरीके की एडवाइजरी आएगी ये देखना बाकी होगा। मगर सबसे महत्वपूर्ण ये बात है कि मौजूदा समय में आप दूसरे कई देशों के भी उदाहरण देख सकते हैं जहां पर बीच एरिया भी खोल दिए गए हैं, वहां भी सोशल डिस्टेंसिंग है, इस तरीके से थर्मल चेकिंग है और अब ये जीवन का पार्ट है। आपको ये आदत बनानी होगी। जैसे अक्सर हम लोगों ने देखा है कि कई बार जब लोग तमाम राज्यों से राजस्थान से या
दिल्ली जाते हैं तो वहां पर सीट बेल्ट का और यातायात के ले लेते हैं, पालन करने लगते हैं। जीवन में ये साफ हो गया है कि कहते हैं अगर घर से निकलते हैं तो पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, स्वतः पालन करें, आएंगे तो बहुत चीजों से बचाव रखेंगे। सरकार के भी जो अहम कानून होंगे अब वो इसी क्योंकि अगर आप आने वाले कुछ महीनों की सख्तियां देखेंगे, जिस तरह से होटल, रेस्टोरेंट वाले टाइम में और दूसरे चीजों को परमिशन मिलेगी जी, सबसे बड़ा ख्याल यही होगा कि कोई भी एरियाज को हम जो है हॉटस्पॉट ना बनने दें। मौजूदा समय में एक चीज आपको मैं बताऊंगा आयुषी, और अपने दर्शकों को भी बताऊंगा कि सबसे बड़ा गंभीर कर दिया गया है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए मैं हल्द्वानी शहर का उदाहरण देता हूं। हाँ। हल्द्वानी शहर में यहाँ पर करीब 20 बड़े होटल हैं, एक बड़ा मेडिकल कॉलेज है और करीब प्राइवेट अच्छे हॉस्पिटल्स हैं। तो A, B, C 3 कैटेगरी में आयुषी इन्हें रख लिया गया है। सबसे गंभीर मरीजों को अब जो है वो सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज में रखा जा रहा है। बी कैटेगरी के जो डिटेक्टेड कोविड पॉजिटिव हैं उनको नॉर्मल प्राइवेट हॉस्पिटल में रखा जा रहा है, और जिनको आइसोलेशन में डाला जा रहा है, यानी पूरी तरह से 20 बड़े होटल को हल्द्वानी में क्वारंटीन सेंटर के रूप में या कोविड केयर सेंटर के रूप में रख लिया गया है। तो ये तमाम उन जिलों की स्थिति होने वाली है, वहां पर होटल, रेस्टोरेंट आदि अभी आपको दूर की कौड़ी हो जाएगा, उनको कोविड केयर सेंटर के रूप में ले लेंगे और वहां पर भी आपको होटल की सुविधा नहीं मिलेगी। तो अभी 4 से 5-6 महीने ग्रीन जोन, अगर हम पहले से जो समझा हुआ शब्द है उन इलाकों की बात करें तो वहां बड़ी छूट होगी, जबकि रेड जोन के लोगों की दुश्वारियों से गुजरना होगा। जी, एक आखिरी सवाल डॉक्टर चंद्रसेन आपसे यहाँ पर लेना चाहूंगी। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी मन की बात में इस बात का जिक्र किया है, लॉकडाउन के बारे में उन्होंने बातचीत की है, और कहीं ना कहीं उनका भी ये कहना है कि अब हमें ये स्थिति आ गई है कि अब हम यहाँ पर लापरवाह नहीं हो सकते हैं। लोगों को ये समझना होगा कि यहाँ पर लापरवाही करना बेहद खतरनाक हो सकता है और हमें इस दौरान सावधानी नहीं छोड़नी है। पाबंदी यहाँ पर तमाम चीजों में है, रियायत बहुत सारी चीजों में दी गई है, लेकिन कहीं ना कहीं अब जनता पर यह फैसला है कि किस तरीके से वो आने वाले समय में यहाँ पर सावधानी बरतते हैं। बिल्कुल आशीष, जो प्रधानमंत्री जी की मन की बात थी, उन्होंने जिस बात पे सबसे ज्यादा जोर दिया, उन्होंने ये कहा कि अब हमें ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, अब ज्यादा सावधानी की जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से ये कोरोना वायरस फैल रहा है तो अब बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम बहुत सावधान रहें। और इसे एक बात और भी है, जिस तरीके से प्रवासियों का घर वापसी शुरू हुई है और लगभग 1 करोड़ से ऊपर लोग स्थापित हुए, एक दूसरे जगह पे गए हैं। सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि ये आंकड़े हम अगर 1,82,000 देखें तो ये वो आंकड़े हैं जो टेस्ट कराने के लिए गए हैं, या लोगों ने टेस्ट खुद कराए या सरकार ने कराए। लेकिन अभी बहुत बड़ा वर्ग एक ऐसा है जो घर में अपने पैरासीटामोल खा के पड़ा हुआ है, सर्दी जुकाम बुखार की दवा खा रहा है। वो संख्या कितनी बड़ी होगी इसका मतलब ये तो सोच भी नहीं सकते कि कितनी बड़ी वो संख्या होगी, कि कितने लोगों को कोरोना से संक्रमण में लिया है। जैसा कि गौरव भी बता रहे थे और सब लोग ये कह रहे हैं कि आप संकट जो संक्रमण के वो हैं लक्षण वो बदल गए हैं। सर्दी खांसी जुकाम और बुखार जरूरी नहीं है। तो ऐसे समय पे हम ये ना देखें कि सिर्फ हम लोग 1,82,000 पे पहुंचे हैं। ऐसे समय में बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। और पूरी प्रधानमंत्री जी ने पूरी जो मन की बात करी उसमें पूरी चिंता इसी बात को लेकर रखी है कि आने वाले समय में जून और जुलाई में किस तरीके से कम ये संक्रमण फैल पाए, हमें इस बात का ध्यान रखना होगा। जी बिल्कुल। शेखर जी, एक सवाल आपसे, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर लगातार देखने को मिल रहा है, क्योंकि अनलॉक 1 की अगर मैं बात करूं तो उसे भी 3 फेज में यहाँ पर बांटा गया है, फेज 1, फेज 2 और फेज 3। फिर फेज 1 हमें 8 जून से यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर मैं सरकारों की बात करूं, राज्य सरकारों की, तो इन सब चीजों के लिए सरकारें कितनी अब इनके लिए चैलेंज यहाँ पर होने वाला है, कितनी सतर्कता अब यहाँ पर राज्य सरकारों को दिखानी पड़ेगी ऐसे मामलों में? जी शेखर जी, कई चीजें उन्होंने डिस्कस की हैं। मेरे पास पुख्ता इस बात की जानकारी है गृह मंत्रालय की तरफ से कि राज्यों के मुख्यमंत्रियों की भूमिका गृह मंत्री ने खुद पिछले दिनों जब बात की है, वो कहा है कि आप सचेत रहिए और आपको ही अपने राज्य को संभालना है। केंद्र उसमें बहुत ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करेगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें, एजुकेशन है, हेल्थ है, इसके अलावा कानून व्यवस्था है, बहुत सारी चीजें हैं जो केंद्र और राज्य के दरमियानी होती हैं, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो
राज्य का ही स्टेक होता है, उसमें बहुत सारी योजनाओं को केंद्र सरकार अपने नाम से शुरू करती है, राज्य उसका नाम बदल करके अपने यहाँ लागू करते हैं। तो केंद्र सरकार की तरफ से खास तौर से गृह मंत्री अमित शाह, क्योंकि जो विपक्षी राज्य हैं जहां पर बीजेपी के अलावा सरकार है, उनके राज्यों में मुख्यमंत्रियों को सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि अमित शाह गृह मंत्री हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वो किसी चीज का बुरा मान जाए, और बुरा मानना भी चाहिए अगर कोई ऐसी बात होती है तो। लेकिन गृह मंत्री ने यह आश्वस्त किया है कि उनके 100 गुनाह माफ हैं, लेकिन अगर वो इस बीमारी से लड़ने के लिए खुद सचेत नहीं होंगे, अपने एडमिनिस्ट्रेशन को सचेत नहीं करेंगे, तो गृह मंत्री बुरा मान जाएंगे। ये बात हल्के फुल्के अंदाज में गृह मंत्री की तरफ से या गृह मंत्रालय की तरफ से कन्वे की गई है, लेकिन इसका भाव बहुत गंभीर है और इस बात के लिए मुख्यमंत्रियों ने भी आश्वस्त किया है। 3 दिन पहले खुद गृह मंत्री, इस बार प्रधानमंत्री ने किसी भी मुख्यमंत्री से बात नहीं की है कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, इस बार सब बातें गृह मंत्री ने की हैं, सारा डेटा उन्होंने कलेक्ट किया है, सारा खाका उन्होंने बनाया है और उसके बाद सारे इंस्ट्रक्शंस भी गृह मंत्री की तरफ से दिए गए हैं। आपदा परिषद जो है वो अपनी तरह की गाइडलाइंस जरूर जारी करेगा आज रात में या आज देर शाम तक, लेकिन गृह मंत्रालय पूरी तरीके से एक्टिव है। तो जो अमित शाह का वजन है, जो अमित शाह का कद है, उसका अंदाजा हर राज्य के मुख्यमंत्री को अपने जहन में रखना होगा। उन्हें समझना होगा कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, और दुर्घटना 2 तरीके से घट सकती है, कोविड या कोरोना का प्रकोप बढ़ेगा, ये बात भी सही है, और इधर अगर केंद्र की तरफ से प्रकोप बढ़ा तो भी उसके लिए तैयार रहना होगा। अन्यथा हर राज्य का मुख्यमंत्री, वहां का एडमिनिस्ट्रेशन, वहां का चीफ सेक्रेटरी इस बात की तबीयत निश्चित करे, इस बात को सुनिश्चित करे कि उसके राज्य में अब मजदूरों का पलायन हो चुका है, चीजें स्टैंड बाय मोड पर आ गई हैं। अब यहां से अगर गाड़ी फर्स्ट गियर में डाली जा रही है तो सामूहिक रूप से ये प्रयास होना चाहिए होगा कि सारा देश एक साथ, एक सुर में, एक कदम आगे बढ़े। जी बिल्कुल सही कहा आपने। कहीं ना कहीं यहाँ पर हम सबको एक मिलकर इस चीज से लड़ना है और कहीं ना कहीं जनता के ऊपर भी अब ये फैसला होता है कि किस तरीके से आने वाले समय में वो इन सब चीजों से डील करते हैं। फिलहाल आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद अपने विचार साझा करने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरीके से लॉकडाउन 5 यहाँ पर शुरू किया गया है, एक नए स्वरूप के साथ, नए रंग रूप के साथ इसे लाया गया है, और यहाँ पर एक चीज और सरकार लेकर आई है अनलॉक 1, जिसमें यहाँ पर तमाम चीजों में छूट दी गई है। आने जाने में अब किसी भी तरह की पाबंदी नहीं रहेगी, धार्मिक स्थल खोले जाएंगे, शॉपिंग मॉल्स खोले जाएंगे, लेकिन इन सबके बीच सरकार का ये भी कहना है कि कहीं ना कहीं हमारी खुद की जिम्मेदारी ये बनती है कि कितनी सावधानी हम इस सब चीजों में बरतते हैं, क्योंकि कोरोना का संकट फिलहाल अभी गया नहीं है। तो कहीं ना कहीं जनता के ऊपर भी अब सबसे बड़ा फैसला ये होता है कि लापरवाही वो बिल्कुल ना बरते। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।